नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज हम लोग शुरू जो कर रहे हैं वो डे 3 है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, क्योंकि डे 1, डे 2 और डे 3 आज पहुंच गए हैं डे 1, डे 2 को कंप्लीट पढ़ने के बाद। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम डे वाइज सीरीज़ में लेकर के चल रहे हैं। डे 1, डे 2 यानी कि टॉपिक वाइज बात नहीं करेंगे, हम एक तरफ से चल रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं। उन सभी कॉन्सेप्ट को समझने में लगने वाला है बहुत सारा टाइम। तो अगर टाइम लग रहा है तो टाइम के हिसाब से कॉन्सेप्ट को कई पार्ट में डिवाइड करने में दिक्कत ये होगी कि अगर हमने मान लीजिए किसी टॉपिक को उठाया और उस टॉपिक को पूरा एक दिन में कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें मजबूरी में उस टॉपिक को दूसरे दिन भी लेना पड़ेगा, और दूसरे दिन लेंगे तो फिर हम नई हेडिंग कहाँ से लेकर के आएंगे। तो इसीलिए हमने इसको डे वाइज शेड्यूल से बना रखा है कि आज हम लोग डे 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डे 3 में जो भी चीज़ें होंगी वो डे 2 के ठीक बाद की होंगी। अब चाहे वो टॉपिक कुछ भी रहा हो, चाहे फिर वो फर्स्ट टॉपिक ही हो, चाहे वो सेकंड हो या थर्ड हो, कोई भी टॉपिक हो। तो मुझे जितना याद है कि हम लोग पढ़ रहे थे पीछे वाले एक्सरसाइज जो 5.1 है, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा था, और उस डिस्कशन में हम लोगों ने शायद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चंस को कर भी लिया था, जिसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसके बारे में हम लोगों ने इसका बेसिक बहुत अच्छे से जान लिया था। और बेसिक जान लेने के बाद फिर हमने इसमें आपको एक चीज़ ये बता दी थी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। कई प्रकार के एग्जाम्पल्स दे करके कॉन्सेप्ट हमने आपको इतना समझा दिया है कि आप ये पहचानना सीख गए हैं कि एपी होती क्या है, एपी बनती कैसे है, किस परिस्थिति में हम सीक्वेंस को एपी कहते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों को समझने के बाद अब हम इस यथास्थिति में आ चुके हैं कि हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो हमने फिर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 को सॉल्व कर लिया था। आज जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, दिखेगा कुछ होगा कुछ, और हम लोग जैसा समझ रहे होंगे वैसा होगा नहीं, और जैसा नहीं समझ रहे होंगे वैसा ज़रूर हो रहा होगा वहाँ पे। अभी हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, और इस क्वेश्चन का जो टारगेट है करना हम लोगों को वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। देखो बच्चों, किसी भी एपी की जो जनरल फॉर्म होती है, अब मैं आपको आज फिर से वही पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं बताऊंगा कि कहाँ से शुरुआत की थी चैप्टर की, वो सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, वो पीछे के आप वीडियोस देख लीजिएगा, और वहाँ से आप देख करके इस चीज़ को बिल्कुल 100% श्योर हो जाएंगे जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आज आपको ये बता रहा था कि जैसे जो एपी के जो टर्म्स होते हैं वो जनरलाइज इसी फॉर्म में तो हैं, ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2D होता है, फिर ए प्लस 3D होता है। ये सब अब आप लोगों के दिमाग में पहले से ही सेट है कि ये सब कैसे आता है। तो ये जो टर्म्स आ रहे हैं ना बच्चों, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये सब के सब टर्म्स, जितने भी टर्म्स हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सब एपी के ही फॉर्म में है। यानी कि इस सीक्वेंस को हम बिना किसी डाउट के निसंदेह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम एक बात ये जान गए कि पूरी एपी में 2 ही चीज़ें पावरफुल हैं। क्या क्या है? ए एंड डी। ए एंड डी का मतलब है कि फर्स्ट टर्म, ए क्या बताता था हमको? फर्स्ट टर्म। यानी कि अगर हम लोगों को फर्स्ट टर्म मालूम है और क्या मालूम है? डी। डी माने क्या होता था बेटा? कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम लोगों को पूरे के पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 चीज़ें मालूम है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, अगर ये 2 चीज़ें मालूम है तो हम उस एपी का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। ये बात हमने उस दिन आपको बहुत अच्छे से समझा दी थी। क्या क्या 2 चीज़ें? ए और डी। अगर हमको ए मालूम है, मतलब फर्स्ट टर्म मालूम है, और डी मालूम है, यानी कि कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हम उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उस एपी का, उस सीक्वेंस का, हम कोई से भी नंबर का टर्म, दूसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 1000वां, जो टर्म निकालना चाहें हम वो टर्म निकाल सकते हैं। तो यार अब समस्या ये है कि हम उस टर्म को निकालेंगे कैसे? भाई सीधी सी बात है यार, पहला टर्म निकालना तो सीधा ए पुट कर दो, दूसरा निकालना तो उसमें डी जोड़ दो, तीसरा निकालना तो उसमें 2D जोड़ दो, चौथा निकालना तो उसमें 3D जोड़ दो। मतलब अगर हमें पीछे का टर्म मालूम है और हम उसमें अगर डी जोड़ते जा रहे हैं तो हमें हर अगला टर्म मिलता जाएगा। इतनी बात सबके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। आइए बच्चों, तो अब हम लोग इतनी बात समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, और पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा के साथ आज हम लोग काम करेंगे। और इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ अगर तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने के बाद
ये फील नहीं कर पाऊंगा कि आप मेरी पूरी बात को समझ पाए या नहीं। मैं कन्फ्यूज़न में खुद रहूँगा कि मैं शायद आपको उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाया जितना मैं और अच्छा पढ़ा सकता था। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे ले रहा हूँ आपके लिए, इतना धीरे धीरे इतना डिटेल में समझाऊंगा कि आपको फिर इसको करने के बाद, क्योंकि आज मैं ये पढ़ाने के बाद आपको एक सीट भी दूंगा, और जो सीट होगी आज वो सीट आपके लिए होगी, उस सीट को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, और उस सीट में अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो उस कन्फ्यूज़न पे कल हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 है ना, हाँ 5.1 है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 की बात कर रहा हूँ मैं। 5.1 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 देखिए, पहला सवाल, सॉरी चौथा सवाल, पहला तो हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि पहले तो बताओ भाई कि एपी है कि नहीं है, और अगर एपी है तो ये भी बताओ कि अगले 3 टर्म क्या होंगे। डी निकालो, उसके बाद बताओ अगले 3 टर्म क्या होंगे। सबसे पहले लिख रहा है 2, फिर 4, फिर 8 और फिर 16 और फिर कह रहे डॉट डॉट डॉट। बताओ कि क्या ये एपी है कि नहीं है। तो यार एक बात बताओ, एपी निकालने के लिए मैं कहा था ना, एपी कैसे होती है, कोई भी सीक्वेंस एपी होता कब है? वो तब होता था जब उसका कॉमन डिफरेंस कैसा होता था, इक्वल होता था। कॉमन डिफरेंस हर जगह फिक्स रहता था, कांस्टेंट रहता था। तो आप इस 16 में से इस 8 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा कितना? 8 बचेगा। जबकि इस 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 बचेगा, और जब इस 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेगा। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है। और प्यारे बच्चों, अगर कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी नहीं होगा। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई हुई है कि अगर कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया तो जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी नहीं होगा। तो हम लिख देंगे नो इट इज़ नॉट एन एपी। क्या है? नो इट इज़ नॉट एन एपी। ये सीक्वेंस जो है वो हमारा एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट नंबर 1 था वो हमने किया। पार्ट नंबर 2 देखिए इसका। पार्ट नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? दरअसल है क्या यार, इसका जो माइक है उसकी कॉर्ड है वो थोड़ी छोटी है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है इस पर काम करने में, लिखने में बीच में कॉर्ड आ जाती है। 2 है, 5/2 है, 2 है, फिर 5/2 है ना, फिर 3 है, फिर 7/2 है, और इसी प्रकार से निरंतर ये क्रम चलता रह रहा है। तो बताना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं है। तो आप देखिएगा कि जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे कुछ डिफरेंस आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा। मतलब मेरे कहने का ये हो गया प्यारे बच्चों कि जब 5/2 का मतलब कितना होता है? 2 और आधा, 2.5 तो होता है, उसमें से 2 चला गया तो कितना बचा? इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? हाफ है। और 3 में से 2.5 चला गया, 3 - 5/2, तो कितना बचा? आधा बचा। और 7/2 में से 3 चला गया, यानी कि 3.5 में से 3 चला गया तो कितना बचा? आधा। यानी कि हमने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी के लिए सेम है, कॉमन डिफरेंस में कोई फर्क नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स के थ्रू प्योर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप करोगे 5/2 - 2। 2 का मतलब होता है 2/1। प्यारे बच्चों एलसीएम 2 आएगा, 5 माइनस, जब इसको घटाओगे तो ये 4 बन जाएगा, 5 - 4 यानी कि 1/2। आप चाहे ऐसे करके घटा सकते हो, और अगर आप थोड़े से बुद्धिजीवी हो, क्योंकि सवाल सिर्फ एक ही नंबर का है ये, तो अगर आप थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट करोगे तो भी नंबर तो आपको एक मिलना ही मिलना है। इसलिए आप थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करके देख लो कि 5/2 का मतलब होता है, अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहें 2.5, है ना। तो 5/2 का मतलब होता है 2.5, और 2.5 में से 2 जाता है तो कितना बचेगा? आधा बचेगा। और 3 में से 2.5 जाएगा तो आधा बचेगा, और 7/2 का मतलब होता है 3.5, और 3.5 में से जब 3 जाएगा तो आधा बचेगा। मतलब मेरे कहने का ये हो गया प्यारे बच्चों कि जो डिफरेंस है वो सेम है, कांस्टेंट है। डिफरेंस इट इज़ नॉट बीइंग चेंज इन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। जब भी हम अगले टर्म का डिफरेंस निकाल रहे हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो वो डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है। और डिफरेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है, डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब है कि गिवन सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब बात आती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो तो हमने लिख दिया, यस इट इज़ एन एपी, है ना। क्या कह दिया हमने? यस इट इज़ एन एपी, है ना। क्या कहा हमने? यस इट इज़ एन एपी। तो प्यारे बच्चों अगर ये एपी है तो हमसे 2 बातें पूछी गई हैं। अगर एपी है ही नहीं तो बात खत्म। लेकिन अगर एपी है तो फिर हमसे 2 बातें पूछी गई हैं। बेटा वो कौन कौन सी 2 बातें हैं? वो कह रहा है कि पहले तुमको बताओ डी कितना है। हियर डी इज इक्वल टू,
डी कितना होता है कॉमन डिफरेंस, कितना हो गया 1/2। हमने अभी हाल आपको निकाल करके बताया कि डी कॉमन डिफरेंस होता है, वो 1/2 निकला यहाँ पर। तो अगले 3 टर्म और बताने हैं भैया हमको, अगले 3 टर्म। तो प्यारे बच्चों अगले 3 टर्म निकालने के लिए 1/2 इसमें जोड़ दो, आधा जोड़ दो ना, तो क्या होगा मैं इसी में करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो। अगले 3 टर्म और चाहिए, तो 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 और आधा जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। भाई नहीं समझ पाए तो ऐसे समझो 7/2 और प्लस 1/2 है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 2 आएगा, ये 7 + 1 हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई, 7 + 1 यानी कि 8/2 हो जाएगा, और 2 4 जा 8, तो प्यारे बच्चों 4 आएगा, फिर भी 4 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं और आगे चलूं तो आप कहोगे सर आगे चलने के लिए क्या करोगे, इस टर्म में मैं फिर से डी जोड़ दो, यानी कि 4 में फिर से ऐड कर दो 1/2, तो ये कितना बन जाएगा 4 2 जा 8 + 1 9/2, ये कितना हो गया 9/2 हो गया। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में जैसा ये लिखा था उसी फॉर्म में हमने इसको लिख दिया आगे। तो 9/2 में फिर से हाफ जोड़ दो, तो 9/2 में फिर से हाफ जोड़ दिया। तो आपको ये नियम पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम नोट हो जाते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व कर देते हैं। 9 और 1 10 होते हैं, 10/2 का मतलब 5, तो ये वैल्यू आएगी 5। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, जो मैंने आपको बताया अभी तक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें आपको सारा कुछ पहले से ही मालूम है। तो आप इस प्रकार से ऐसे सवाल बना सकते हैं। मैं इसका पार्ट नंबर 3 आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी किताब की सबसे खास बात यह है कि हर सवाल एक अलग प्रकार का होता है, तो आप हर क्वेश्चन को कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 क्वेश्चन बीच में से उठाए और ये तो सेम है तो छोड़ दें, आप हर क्वेश्चन को लगाएंगे, क्योंकि जितना अधिक आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लगाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका उतना ही मजबूत हो जाएगा, उतना आपके लिए वो बेनिफिट। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या है ना। थर्ड पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। -1.2 क्या लिखा है -1.2, फिर कॉमा लगा करके आगे कह रहे हैं माइनस का 3.2, माइनस का 3.2, फिर कह रहे हैं माइनस का 5.2, और फिर इसी प्रकार से आगे की संख्याएं जो हैं, और एक -7.2 और कह रहे हैं, माइनस का 7.2, इसके बाद जो आगे की संख्याएं हैं वो हमसे पूछी गई हैं। तो मेरे प्यारे बालकों ये बताओ मुझको कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कॉमन डिफरेंस डी निकालो, तो आप इसमें से इसको घटाओगे ही तो, यही तो करोगे। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये एपी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपका जवाब होगा कि ये एपी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये एपी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों है, इसका कारण ये है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि माइनस 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 लगा हुआ है और जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि ओवरऑल कंडीशन में ये वैल्यू कम हो रही होगी। किसी बच्चे को अगर ये बात थोड़ी सी कम समझ में आ रही है या कोई बच्चा इस बात को नहीं समझ रहा है, या कोई बच्चा इस बात को थोड़ा कम समझ पा रहा है, तो वो एक काम करे, मैं लिख दूं यहाँ पर -1, -2, -3, -4। तो ये जो सीक्वेंस है ये बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है? तो आप कहोगे सर ये घटते हुए क्रम में है, क्योंकि माइनस का जो 2 होता है वो छोटा होता है माइनस के 1 से, और माइनस का जो 3 होता है वो छोटा होता है माइनस के 2 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सीक्वेंस जो है, ये जो क्रम है वो घटते हुए क्रम में है, ना कि ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसलिए अब आप लोग यहाँ पर इस सीक्वेंस को देख करके भी ये जान पा रहे होंगे कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये घटते क्रम में हैं, और अगर ये संख्याएं घटते क्रम में हैं तो हम क्या कहते हैं कि दिस एपी इज एन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये किस ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आइए कुछ इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो। तो इसका जब डी निकालोगे तो डी कैसे निकलता है, देखो प्यारे बच्चों डी होता क्या है, जो डी है ना कॉमन डिफरेंस डी, अरे यार ये कीड़े कहाँ से आ गए, बरसात जैसे ही शुरू वैसे ही कीड़े आना शुरू। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा A2 - A1, डी क्या होता है बेटा A3 - A2, डी क्या होता है बेटा A4 - A3, और क्या होता है डी बेटा A5 - A4। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि मैं किसी भी अगले टर्म में से पिछले टर्म को अगर घटाता हूँ, माइनस करता हूँ, किसी भी अगले टर्म में से पिछले टर्म को अगर मैं घटाता हूँ तो मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड डी। यानी कि डी है क्या, अगले टर्म और पिछले टर्म का अंतर है। यानी कि A2 में से चाहे मैं A1 घटा दूँ, चाहे मैं कहूँ कि A3 में से A2 घटा दूँ, चाहे मैं कहूँ कि A4 में से A3 घटा रहा हूँ या A5 में से
A4 घटा रहा हूँ, चाहे मैं कह दूँ A11 में से A10 माइनस कर रहा हूँ, कोई भी टर्म हो सकता है, किसी भी अगले टर्म में से पिछले टर्म का जो घटाव आता है, जो अंतर आता है, जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को ही तो हम डी बोलते हैं। इतनी बात सबको मालूम है। तो यार प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि अगर डी निकालते हो तो इसमें से तो उसको घटाओगे तभी तो डी निकलेगा, और इसमें से इसको घटा के भी निकाल सकते हो और इसमें से इसको भी घटा के निकाल सकते हो। अगर ये सभी मान, अगर ये सभी वैल्यूज़ एक जैसी आती हैं, सेम आती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सब जगह सेम है, और अगर कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम है तो जो गिवन सीक्वेंस है वो AP होगा ही होगा, ज़रूर होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से बेटा A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 माइनस A1 करने पे हमको क्या मिलेगा, माइनस का 3.2। देखते जाना बेटा, जरा मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि गलती ना हो, कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो जब माइनस करोगे तो माइनस का 3.2, और प्यारे बच्चों माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा। माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, तो ये बेटा माइनस का 2 बचेगा। आप करके देख लेना, वैसे आप इतना जानते हो कि सीधा सीधा घटेगा, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से बन गया तो 2, तो माइनस का 2.0, और 2.0 का तो मतलब ही 2 होता है, तो मैंने सीधा लिख दिया 2। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस इन दोनों का अंतर कितना आया, -2 आया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर हम डी निकालना चाहें तो इसमें से इसको भी घटा सकते हैं। मतलब आप कहोगे सर A3 में से A2 को घटा सकते हैं, तो जब A3 में से A2 को घटाओगे तो आपको सामने डी कितना नज़र आ रहा होगा, माइनस का 5.2 माइनस का 3.2। मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 5.2 तो यही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3.2 हो जाएगा, तो माइनस का 5.2 प्लस का 3.2 तो माइनस का 2 आएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस यहाँ आ रहा था वही सेम कॉमन डिफरेंस हमको यहाँ भी मिल रहा है। जबकि अगर हम एक काम करें, बेटा इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, जबकि अगर हम एक काम करें, हम अब की बार A4 में से, यानी A4 माने 1 2 3 4, इस चौथे टर्म में से इस तीसरे टर्म को घटाते हैं। यानी कि अगर अब हम D की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो D इज इक्वल टू A4। A4 का मतलब कितना है बेटा, माइनस का 7.2 माइनस, बेटा क्या करते हैं, माइनस का 5.2। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है D इज इक्वल टू माइनस का 7.2 और प्लस का 5.2। प्लस कैसे हो गया समझ रहे हो ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये D की वैल्यू कितनी मिल रही है, -2 मिल रही है। तो प्यारे बालकों आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि D यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी, यानी कि तीनों जगह जो D का मान आ रहा है, जो D की वैल्यू आ रही हैं, वो सभी वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, वो सभी वैल्यूज़ सेम आ रही हैं। अगर बच्चों D की वैल्यू सब जगह सेम आ रही हैं तो फिर आप क्या कहोगे, तो आप ये कहने लग रहे हो कि सभी जगह D सेम है, जितने भी टर्म्स थे हमने सभी चेक कर लिए, सभी जगह D सेम है, तो उसका मतलब गिवन सीक्वेंस जो है वो हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक AP है। अगर ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP है तो हमें अगले 3 टर्म चाहिए हैं, और अगर हमें अगले 3 टर्म चाहिए हैं तो फिर हम क्या कह रहे होंगे, हम ये कह रहे होंगे कि अगला टर्म निकालने के लिए उसी कॉमन डिफरेंस -2 को जोड़ते चले जाएंगे, हर प्रीवियस टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में जोड़ देंगे। तो माइनस का 7.2 हो और प्लस कर दें उसमें माइनस का 2, तो क्या बनेगा, आप इसको बेटा नोट कर लिया करें, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी देर में इसको रफ करता जाऊंगा। मेरे पास जगह कम है तो मैं इसको रफ कर दूंगा, अगर जगह ज़्यादा होती तो फिर मैं इसको स्लाइड कर सकता था। 1 मिनट रुकिए जा, हाँ चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये माइनस का 2 इसमें जोड़ दोगे ना, तो माइनस का 7.2 और जब प्लस कर दोगे कितना इसमें माइनस का 2, तो आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे, माइनस का 7.2 प्लस माइनस का 2, यानी कि माइनस का 7.2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस का 9.2। बेटा कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और सरल बात है, तो आप सीधा कहोगे माइनस का 9.2, ठीक है। फिर इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, आप नोट कर चुके होंगे, नहीं किए तो वीडियो को बैक करके आप नोट कर लीजिए। इसीलिए मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया हूँ कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट कहीं पे भी थोड़ी सी भी दिक्कत लगे तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वीडियो का दोबारा से, प्रीवियस वीडियोज़ का भी पासवर्ड दोबारा दे दूँगा, उसको अनलॉक कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बेटा अगर ये 9.2 माइनस का है तो माइनस के 9.2 में हम फिर से जोड़ रहे होंगे बेटा कितना, माइनस का 2, तो ये वैल्यू माइनस का 11.2 बन रही होगी, तो मैं इस वैल्यू को माइनस 11.2 लिख रहा हूँ। और अगली जो वैल्यू आने वाली है हमारी वो कितनी है, माइनस के 11.2 में मैं फिर से जोड़ देता हूँ माइनस का 2, तो वो वैल्यू माइनस का 13.2 बन जाएगी, यानी अगली वैल्यू है माइनस का 13.2।
तो हमसे अगले 3 टर्म पूछे गए थे, वो अगले 3 टर्म हो गए -9.2, -11.2 और -13.2। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वो हमें कमेंट कर सकता है और वीडियो पे नीचे आ रहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी बात को कह सकता है कि हमें सर ये वाली बात यहाँ पर समझ में नहीं आई। मुझे व्हाट्सअप भी कर सकता है, कई सारे विकल्प मैंने खोल रखे हैं आप लोगों के लिए, तो आपको जो सुटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिख दोगे यस इट इज़ एन AP, और कॉमन डिफरेंस जो D है वो -2 हो रहा है, और अगले 3 टर्म की वैल्यू मैंने आपको बता दी, -9.2, -11.2 और -13.2। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका एक और पार्ट पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू है वो बहुत आसान है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। -10 है, मैं पार्ट नंबर 4 को डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। -10 है, फिर -6 है, फिर -2 है, फिर 2 है, फिर डॉट डॉट डॉट, और बताना है कि क्या ये AP है या फिर नहीं है। तो AP होने के लिए, किसी भी सीक्वेंस को AP बनने के लिए क्या क्या चाहिए है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो D है वो कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इतनी सी बात है। जैसे आपसे कहा जाए ना कि अगर आप बॉलीवुड में जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो बॉलीवुड में जाने के पास आपके लिए आपके पास सिर्फ एक कला होनी चाहिए, उस कला को कहते हैं एक्टिंग। अगर आपको एक्टिंग आती है तो आप बॉलीवुड में जा सकते हैं। और आपसे कह दिया जाए कि अगर आपको आर्मी में जाना है तो आर्मी में जाने के लिए क्या होनी चाहिए, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यू हैव टू बी फिजिकली वेरी फिट एंड एक्टिव, और इसके अलावा भी जो भी चीज़ें होती हैं वो होनी चाहिए। तो किसी भी चीज़ को ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए, तो वो कंडीशन जो होती है अगर हमें मालूम है तो हम बता देंगे कि ये व्यक्ति वहाँ जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा। तो इस सीक्वेंस के भी साथ वही है, इस सीक्वेंस के साथ भी वही है कि अगर हम इस सीक्वेंस को देख करके ये जान जाएं कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कह देंगे कि ये गिवन सीक्वेंस जो है वो AP होगा। समझ रहे होंगे मेरी बात को। कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हर बात समझा सकूँ। तो देखिए यहाँ पे D निकालिएगा, तो D कितना निकलेगा, A2 - A1 निकलेगा ना प्यारे बच्चों। D कितना होता है, A2 - A1 होता है। D कितना होता है, A3 - A2 होता है। D कितना होता है, A4 - A3 होता है। किसी भी अगले और पिछले टर्म का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को ही तो हम D बोलते हैं। और वो जो D है वो हर जगह कैसा रहना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो D हम निकालते हैं पहले, A2 - A1 करके, तो -6 माइनस माइनस का 10, तो हम इसको कहेंगे -6 + 10, यानी कि D की वैल्यू बनेगी 4। अब अगर D की वैल्यू 4 आ गई है A2 - A1 करने पे, तो ये D की वैल्यू जो 4 है वो हर जगह कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो D की एक और वैल्यू निकालते हैं A3 - A2 करके, तो A3 - A2 करोगे तो -2 - -6, यानी कि D = -2 + 6 विच इज इक्वल टू 4। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अगली बात देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि D की वैल्यू फिर से निकालो, तो आप क्या कर दोगे, A4 - A3 कर दोगे, तो A4 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस का 2, तब आप कहोगे 2 + 2, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, अगर तीनों जगह D की वैल्यू सेम आ रही है, D की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, यस इट इज़ एन AP। अगर ये AP है तो पूछेगा D कितना है, D कितना निकाला हमने, 4 निकाला। अगर D 4 है तो अगले 3 टर्म बताओ, यानी कि D को क्या कर देते हैं, अगले टर्म में जोड़ देते हैं। देखो भाई मेरे, 4 जब 2 में जोड़ा जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ दिया जाएगा 10, और 10 में 4 जोड़ दिया जाएगा तो 14। समझ में आ गया होगा। मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन आपसे करता हूँ कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझते होंगे, कॉपी में नोट करते होंगे, और उसके बाद फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो अगला पार्ट है वो है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या कह रहा है, किताब में पढ़ लीजिए आप लोग, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पार्ट नंबर 5 हमसे ये कह रहा है कि 3 है, फिर 3 + √2 है। हाँ ठीक है, 3 है, 3 + √2 है, उसके बाद 3 + 2√2 है, उसके बाद 3 + 3√2 है, और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और हम अगले टर्म्स को ऑब्जर्व करते जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो देखो एक काम करते हैं कि हम इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, और इसमें से इसको घटा देते हैं, और हम देख लेते हैं कि अंतर कितना है। अगर अंतर सेम है, यानी कि D सेम है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP होगी। तो पहले D निकालते हैं। D कितना होता है, A2 - A1 होता है, तो D की वैल्यू A2 - A1 का मतलब है 3 + √2,
में से घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा कितना 3। आप उसको कह रहे होगे 3 प्लस √2 माइनस 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो d की वैल्यू √2 आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से d निकालो तो आप कहोगे सर a3 माइनस a2 करेंगे, और जब a3 माइनस a2 करेंगे तो ये बेटा a3 है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, a3 माने थर्ड टर्म। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, 3 प्लस √2। प्यारे बच्चों ब्रैकेट लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगने से आपकी कैलकुलेशन में श्योरिटी बढ़ जाती है, आप गलती नहीं करेंगे फिर। तो d की वैल्यू क्या हो गई, d इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, ये ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 में से √2 से, √2 का मतलब होता है 1√2, तो 2√2 में से जब 1√2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, √2 बचेगा, ठीक है। फिर देखिए आगे चलते हैं, फिर से d निकालते हैं। अब की बार a4 माइनस a3 करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, a4 माइनस a3 करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी, d इज इक्वल टू 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। तो आप करोगे d इज इक्वल टू, दिखाई भी दे रहा बोर्ड पे कि नहीं दे रहा, दिख रहा है, चलिए इतना से काम चला लीजिए। 3 प्लस 3√2, ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 2√2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, d इज 3√2 में से 2√2 गए तो कितना बचेगा, 1√2 बचेगा ना, 3√2 माइनस 2√2 तो 1√2 यानी कि √2 बच जाएगा, ठीक है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने देखा d यहाँ भी √2 था, यहाँ भी d √2 था, और यहाँ पे भी d की वैल्यू √2 है। तो क्या कहोगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन AP, यस इट इज़ एन AP विद कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू √2। लेकिन अब सवाल ये आया कि अगले 3 टर्म भी तो निकालिए, क्योंकि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अगले 3 टर्म भी फाइंड करने हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हर बार एक √2 बढ़ता जा रहा है ना। तो क्वेश्चन ये था कि 3 प्लस 3√2, तो पहले 3 था, फिर 3 प्लस √2 था, फिर 3 प्लस 2√2 था, फिर 3 प्लस 3√2 था। अब की बार फिर से √2 ऐड करोगे तो 3 प्लस 4√2 हो जाएगा ना। नहीं समझ पाई, अगर इस बात को नहीं समझ पाए हो तो मैं यहाँ री एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। आपके पास 3 प्लस 3√2 था, आपने √2 जोड़ दिया, तो ये √2 इसी में तो जुड़ेगा आके, इसमें थोड़ी जुड़ेगा आके। तो 3 प्लस 3√2 प्लस 1√2, √2 का मतलब होता है 1√2, तो 3√2 प्लस 1√2 कितना होता है, 4√2। तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 4√2। ऐसे ही करके अगर हम इसमें फिर से एक बार √2 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 3 प्लस 5√2 है ना, 3 प्लस 5√2, और ये कितना बन जाएगा अगला, 3 प्लस 6√2। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जो बातें मैंने बताई हैं ये सब समझ में आ गई होंगी। अब इनमें कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए इसको नोट कीजिएगा, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है वो हमसे कह रहा है 0.2, 0.22, 0.222, ठीक है। मैं सभी क्वेश्चन इसके इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आप सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ। सिक्स्थ पार्ट है इसका, छठा पार्ट है। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 और इसी प्रकार से क्रम आगे बढ़ रहा है। बताना है कि ये सीक्वेंस AP है कि नहीं। तो D निकालिएगा पहले, D कितना होता है, A2 माइनस A1, यहाँ निकाल के चेक कीजिएगा। 0.22 माइनस 0.2, जब अंतर निकालोगे तो आपको घटाना तो आता ही है ना, छोटी क्लासेस में सीखा है, यही तो सीखा था, नहीं सीखा था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, टीचर ने सिखाया था डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आए, है ना। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। 0.2 देखो ऐसे समझो, 0.2 का मतलब क्या होता है, 0.20। अब तो सही है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ना घटाना तो छोटी क्लासेस में सीखे हो, या इस पर भी मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अब तो समझ जाओ भाई। 2 में से 0 गया तो 2, और 2 में से 2 गया तो 0, और ये कितना आ गया, ये कितना बन गया, ये हमारा बन गया 0.02, ये बन गया 0.02। अब देखना ज़रा यहाँ पे आगे, अब की बार हमने क्या किया, D फिर से निकालना है, क्योंकि D सेम होना चाहिए, D चेक कर रहे हैं। A3 माइनस A2 किया, और जब A3 माइनस A2 किया तो क्या किया, 0.22
222 में से घटा दिया 0.22, तो क्या बना ये जब घटाओगे तो इसको ऐसे तो लिखोगे 0.222 और 0.22, यही तो घटाओगे। उसमें 0 अपनी मर्जी से लगा लो, डेसिमल के बाद 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2 में से 0 गया तो 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और ये लो। तो पहले कितना आया था 0.02, अब की बार आया 0.02। आप मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम हैं? ये दोनों वैल्यू सेम हैं? नहीं है भाई, ये 0.02 था, ये 0.002 है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं। और अगर प्यारे बच्चों ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो इसका मतलब है कि डी सेम नहीं है, और अगर डी सेम नहीं है तो कहेंगे नो इट इज़ नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। ठीक है ना, समझ गए होगे मेरी बात को, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कायदे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो जितनी भी बातें आपको बता रहे हैं इनको कोई नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। ये सब सवाल लगा लोगे ना तो आपको लगभग हर प्रकार के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का अंदाज़ा मिल जाएगा। फिर मैं एक्स्ट्रा भी आपसे लगवाऊंगा तो आप कर पाओगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, 0 लिखा है -4 -8 ऐसे करके लिखा है ना, 0 लिखा है -4 फिर -8 फिर -12, और ये क्रम आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हमसे ये कह रहे हैं कि बताओ ये एपी है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, इसमें से घटाओगे ना। डी इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1 है ना, -4 -0 यानी कि -4, फिर आप डी दूसरा निकालोगे, क्या कहोगे A3 - A2 यही कहोगे ना। तो क्या कर रहे होगे, माइनस का 8 माइनस का 4 है ना, तो -8 और ये +4 बन जाएगा यानी कि -4 आएगा। आप फिर से डी निकालोगे, क्या कहोगे A4 - A3, तो A4 - A3 कहोगे तो डी A4 कितना है 1 2 3 4 है ना, माइनस का 12 माइनस का 8 है ना, तो डी इक्वल टू माइनस का 12 और प्लस का 8 यानी कि डी की वैल्यू फाइनली -4 आई। तो देख लो -4 तीनों जगह वैल्यू कैसी आई, सेम आई। और अगर तीनों जगह यार वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, तो फिर एपी होना ही होना है। तो जो गिवन सीक्वेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, एपी हो रहा है। यस इट इज़ एन एपी, यस इट इज़ एन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -4। बट नाउ देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन कि आगे के 3 टर्म फाइंड करो। तो हम आगे के 3 टर्म्स को फाइंड करते हैं। देखो माइनस का 4 जोड़ दो तो माइनस का 12, अभी बच्चों की तरह कैलकुलेशन मत करना कि लिख करके उंगलियों पे गिन रहे हो, है ना, ये मत करना। माइनस का 12 था, माइनस का 4 और जोड़ दो तो माइनस का 16 हो गया, माइनस का 4 और जोड़ो -20 हो गया, -4 और जोड़ो माइनस का 24 हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग क्या बना सकते हैं, इससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अगले 300 भी टर्म पूछे तो हम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करने मत लग जाना, जितने कहे गए उतने ही निकालने हैं। उससे ज़्यादा निकालोगे तब भी कोई बेनिफिट नहीं है, उससे कम निकालोगे तब भी कोई बेनिफिट नहीं है, जितने कहे गए उतने निकालने हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन में आ गई बात अब 8th में, है ना। हाँ भाई ये बात बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया एकदम देख करके। -1/2 फिर से -1/2 है ना, फिर से -1/2 लिखते रहो यार, क्या दिक्कत है, बार बार वही वाला रिपीट हो गए। बताइए एपी है कि नहीं है, यही है, हाँ एपी है कि नहीं है, क्या लगता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या कहता है, एपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे होंगे होनी चाहिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। तो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि एपी होनी चाहिए वो लोग गलत हैं, सॉरी वो लोग सही हैं, है ना। जिनको लग रहा है कि एपी नहीं है वो लोग गलत हैं। ये एपी है क्योंकि जब हम इसमें से इसको घटाएंगे ना, डी निकालेंगे, A2 - A1 करेंगे जब, क्योंकि डी क्या है A2 - A1 ही तो है ना, A2 - A1 है डी। तो जब A2 - A1 करोगे तो -1/2 माइनस का 1/2, देन क्या हो जाएगा ये -1/2 और ये +1/2, यानी कि ये कैंसिल होकर के रिजल्टेंट वैल्यू 0 आएगी। फिर हम कहेंगे डी इक्वल टू, तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, तो ये क्या हो जाएगा डी इक्वल टू माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा प्लस का 1/2, ये रिजल्टेंट वैल्यू 0 कट जाएगी, डी 0 आ जाएगा। और अगर हम इसमें से भी निकालेंगे तो वो भी 0 आएगी। तो कभी भी हमने कल परसों की क्लास में शायद बताया भी होगा कि अगर कॉमन डिफरेंस डी 0 है तो भी इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, क्योंकि डी पे कोई कंडीशन थोड़ी लगी है कि डी 0 नहीं होना चाहिए। डी 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस ये ध्यान रखना है कि वो कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और आगे भी निकालोगे तब भी 0 ही आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर डी कांस्टेंट हो रहा है, डी कोई फिक्स वैल्यू आ रही है, तो जो गिवन सीक्वेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं हम इसमें एक तो क्वेश्चन, अच्छा हम इसके कुछ चलो करवा देते हैं, है ना।
क्योंकि आप लोग अभी कंफ्यूज रहोगे, इसमें दिक्कत होगी। हम करवा ही देते हैं सारे क्वेश्चंस। आइए देख लीजिएगा कुछ और। हो सकता है कि आज की वीडियो और दिनों की वीडियो से कुछ बड़ी हो जाए, आज की क्लास थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बट देखिएगा पूरी, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस बता रहे हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब इसमें सारे टाइप कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 9th। ओके 9th देख लेते हैं। 9th क्या, 9th पार्ट क्या कह रहा है, 13927 13927। यार देख रहा होगा कि AP नहीं है, बताओ इसको भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ अंतर 2 है और यहाँ अंतर 6 है और फिर यहाँ अंतर कुछ और हो गया, तो कह देना नो इट इज़ नॉट एन AP, डायरेक्टली कह सकते हो कि AP नहीं है। चलो ये 10th वाला बताओ। A है, फिर 2A है, फिर 3A है, फिर 4A है, डॉट डॉट डॉट, यही है। हाँ यही है, AP है कि नहीं है। देखो भाई D निकालो, क्या करोगे, A2 - A1 करोगे, यानी कि 2A - A करोगे, तो 2A में से जब A जाएगा तो कितना बचेगा, A बचेगा, है ना। और D = ये क्या होगा, 3A - A, 3A - 2A, तो कितना बचेगा, A बचेगा। फिर से D निकालोगे, 4A - 3 है तो A बचेगा। यस इट इज़ एन AP, क्या कह दोगे, यस इट इज़ एन AP। ये AP है और ये AP है, कैसे है भाई, 4A है तो अगला टर्म 5A होगा, फिर 6A होगा, फिर 7A होगा। बना लोगे। कॉमन डिफरेंस D कितना आ रहा है, वो A आ रहा है ना, तो लिख देना यस इट इज़ एन AP विद कॉमन डिफरेंस D = A एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ आर 3A 5A एंड 5A 6A एंड 7A। तो इस प्रकार से हम इसके आंसर दे पाएंगे। अगला है A, फिर A², फिर A³। ये AP नहीं होगी, ठीक है। वो क्यों नहीं होगी मैं बता दूं, क्योंकि अगर आप A² - A करोगे तो A कॉमन आके A - 1 बचेगा, लेकिन जब आप A³ - A² करोगे तो A² कॉमन आकर के A - 1 बचेगा, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और ये दोनों अगर अलग अलग हो जाएंगे तो इस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा है बेटा, 12th है ना। 12th में देखो √2, √8, √18। इसको देखने से तो लगेगा कि AP नहीं है, बट एक्चुअल में होगा क्या, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगी, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने कह दिया होगी, तो वो क्यों होगी, उसका रीज़न है। उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। मैंने कह दिया √2, फिर कितना था, √2 के बाद कितना आ रहा भाई, एक सेकेंड, 8, 18, 32 है ना। √2, √8, √18 और √32 है ना। अब आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि ये सीक्वेंस जो है वो AP है कि नहीं, ठीक। तो सुनो ज़रा ध्यान से, √2 तो 2 है ही, इसको क्या लिख सकते हो, √8 को इसको लिख सकते हो ना 2 × 2 × 2, ये कह सकते हो। ये 2 बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो 2√2 बनेगा, इसको क्या कहोगे, 2√2 कहोगे। अच्छा √18 को क्या कह सकते हो आप, ये कह सकते हो ना √3 × 3 × 2 है ना, तो 3 का एक पेयर बन के बाहर आएगा, उसको 3√2 कहोगे। ये क्या बन जाएगा, 3√2 बन जाएगा। फिर आप और आगे चलोगे थोड़ा सा, 32 है, 32 को क्या कह सकते हो आप कह सकते हो 4 × 4 × 2, तो ये 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, 4√2 बन जाएगा। मैं इसको क्या कहता हूँ, 4√2 कहता हूँ। अब आप समझना जरा। अब बताओ ये AP है कि नहीं है, तो देखो 2√2 में से √2 गया तो अंतर कितना बचेगा, √2 बच जाएगा। इसमें से ये जाएगा तो अंतर कितना बच जाएगा, √2, और इसमें से ये जाएगा तो अंतर कितना बच जाएगा, √2। तो ये देखो दिखाई दे रहा था कि AP नहीं है, बट AP है। अगला टर्म कितना होगा, देखो √2 था, 2√2, 3√2, 4√2, तो अगला क्या होना चाहिए, अगला होना चाहिए 5√2, फिर क्या होना चाहिए 6√2, फिर क्या होना चाहिए 7√2। इस प्रकार से हमारे जो टर्म्स हैं वो बन जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, लेकिन हम इसका आंसर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इस फॉर्म में इसका आंसर हम नहीं छोड़ सकते। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने लिखा ना सब कुछ रूट के अंदर ले जाके, तो उसको ऐसे लिख सकते हो। देखो 5 है, जो अंदर जाएगा तो 2 बार पहुँचेगा, अंदर जाएगा तो 2 बार पहुँचेगा, 5 × 5 × 2, 5 5 × 25, 25 2 50। तो इस वैल्यू को हम √50 कहेंगे, ठीक है। तो अगली वैल्यू आएगी √50, ठीक है। फिर जब आगे चले तो ये क्या होगा, ये 6 अंदर जाएगा, 6 × 2, 6 × 2, 6 6 × 36, 36 2 72, √72। फिर उसको जब लगाएंगे तो क्या बनेगा, 7 अंदर जाएगा, 7 × 7 2 बार होगा, × 2, 7 7 × 49, 2 98, √98। तो ये अगले 3 टर्म हमारे ये बन गए, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला जो 2-3 पार्ट और रह गए, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है √3, √6, √9, √12, है ना। देखो इसको देखने में कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये AP है,
लेकिन ये AP होगी नहीं। देखो कैसे, √3, √6, √9 और फिर √12, ये तो कहा गया, ये चाहिए हम लोगों को बताना AP है कि नहीं। तो √3 एक वैल्यू है, √6 एक वैल्यू है। आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, या आपको रूट की वैल्यू डेसिमल में निकालनी आती है, आप इसकी वैल्यू निकालिए, फिर इसकी निकालिए, फिर इसकी निकालिए। इन दोनों का जो अंतर होगा और इन दोनों का जो अंतर होगा वो अलग अलग आएगा। यहाँ पे जो D है वो सेम नहीं आएगा, D विल नॉट बी इक्वल टू। और अगर D इक्वल नहीं आएगा तो आप कह सकते हो कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, क्या ये AP है? तो आप लोगों को यही दिया, हाँ यही दिया। और अगर AP है तो अगले टर्म बताओ। 1 की पावर 2 1 ही रहता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, और 7 की पावर 2 49 होता है। आप यहाँ देख रहे हो डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 8 का है, जबकि यहाँ डिफरेंस कितने का है? 16 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 24 का है। तो यहाँ क्या हो रहा है? डिफरेंस चेंज होता जा रहा है। डिफरेंस अगर चेंज हो जाएगा तो फिर ये सीक्वेंस जो है वो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, इसको भी हम AP नहीं कहेंगे। फिर क्या है? 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और फिर 73। आइए देखते हैं इसको। 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49, फिर 73। ये कह रहे AP है कि नहीं? तो इसमें से इसको घटाइएगा, कितना बनेगा इसको घटाने पे? 24 आएगा अंतर। भाई D निकालोगे ना इसमें से इसको घटा के, 24, इसमें से इसको घटाओगे तब भी 24, और जब इसमें से इसको घटाओगे तो 13 में से 9 गई तो 4, और 6 में से 4 गई तो 2, 24, यानी कि अंतर सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस D सेम है। तो ये सीक्वेंस जो है वो एक AP होगा। अगर AP हो तो कहेगा कि D बताओ, तो D 24 निकल आया। अगले टर्म बताने हैं 3, तो 73 + 24, 4 और 3 7 होगा। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ लिख देता हूँ अगले 3 टर्म। ये शायद दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे तुमको, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगले 3 टर्म क्या होंगे। देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 94, 94 होगा एक, 94 + 24, 9 2 11, 118 होगा। ये 24 जोड़ोगे 8 4 12, है ना, गलत हो गया, 4 8 12 का 2 हासिल लगा 1 2 3 4, 142। ये 3 टर्म जो है वो इसके आंसर आ रहे होंगे, आप आसानी से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को फिनिश किया, और कल हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है जनरल टर्म ऑफ AP, यानी AN को कल डिफाइन करेंगे हम आपको और उसको समझाएंगे। तो आज जो पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं थोड़ी देर में आपको इसकी एक सीट प्रोवाइड कराऊंगा। अभी इसकी सीट जो होगी उस सीट को घर पे लगाइएगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न लगे, कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझसे पूछिएगा।